नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं UP PET का मास्टर बैच चल रहा है जो कि 30 दिनों का टोटल बैच होगा और 30 दिनों में हम कंप्लीट आपके UP PET के कोर्स को खत्म कराने वाले हैं। और आज 5वां दिन है इस बैच का। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं जा पा रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है सारी चीज़ों को और आज फिर से शुरू करेंगे। दिन 5वां है और आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं। पूरी तरीके से एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे दिल्ली सल्तनत को। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कंप्लीटली आपके UP PET के सिलेबस पे बेस्ड होगा, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर आपको लगे कि वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज की। तो शुरुआत करें दिल्ली सल्तनत की। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अगर टोटल टाइम पीरियड हम लोग देखें तो टोटल टाइम पीरियड इसका 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा करता है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक होता है, यानी कि 4 वर्ष का होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश का जो शासन अवधि है वो 1210 से लेकर के 1236 तक रहता है। दोस्तों, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और इसी के समय में अवध में पृथु का विद्रोह भी हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी जो कि 40 अमीरों का एक समूह था जिसको हम लोग चालीसा दल के नाम से भी जाना करते थे, 40 के नाम से भी जाना करते थे, तो इल्तुतमिश ने इसी तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना भी की। इसके अलावा इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना का निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। उसके बाद सल्तनत काल के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसी ने ही आरंभ कराया था। और उसके बाद दोस्तों, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, लेकिन तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। दोस्तों, रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, ठीक है। और दोस्तों, उसके बाद रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा करवा दिया गया। अब जब रजिया की हत्या हो जाती है तो 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा करता है और ये जो दोस्तों बलबन होता है ये इल्तुतमिश का एक गुलाम हुआ करता है और इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन कर दिया, इसको डिसमिस कर दिया करता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चालीसा दल की या तुर्कान ए चहलगानी को किसने बनाया था, इसका गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और किसने नष्ट किया था, किसने इसको डिसमेंटल कर दिया था, तो बलबन ने किया था, ठीक है ना। बलबन ने इस चालीसा दल को भंग कर दिया था, याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उसने नौरोज प्रथा भी आरंभ की। फिर शुरुआत होती है खिलजी वंश की जिसका शासन अवधि होता है 1290 से लेकर 1320 तक। दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और मुसलमानों का दक्षिण भारत पर आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। और इसी के समय दोस्तों, ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों के तले कुचला गया था और 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाया करता है। उसके बाद अलाउद्दीन जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ की और सैनिकों का हुलिया लिखने की भी प्रथा आरंभ की। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, सिरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सेकंड की उपाधि धारण की और एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक को सिकंदर सेकंड भी कहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को ही दोस्तों हम लोग सिकंदर सेकंड बोला करते हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों के लिए बाजार नियंत्रण की नीति की व्यवस्था की और उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। इसके अलावा मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा इस्लाम खतरे में है के नारे लगवाए। अब दोस्तों, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश और इसका जो शासनावधि होता है वो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहता है।
दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की और गाजी मलिक के नाम से सिंहासन पर बैठा। और गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था। किसका? नहरों का निर्माण करवाने वाला। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सा पहला शासक है जिसने नहरों का निर्माण करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ही है। ठीक है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया और ऐसा करवाने वाला ये पहला शासक हुआ करता है। और साथ ही साथ गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित भी किया करता है। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? जूना खां बैठता है। किस नाम से बैठा करता है? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा करता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया करता है। और साथ ही साथ दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करवाया था और दोआब में टैक्स की वृद्धि भी की थी, कर की वृद्धि भी की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग की स्थापना की और इस कृषि विभाग को दोस्तों हम लोग दीवार ए अमीर कोही के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दीवार ए कोही के नाम से जाना करते हैं। और इसके अलावा अकाल संहिता भी तैयार करवाई तथा अकालग्रस्त कृषकों को सोनघर श्रणर प्रदान किया। क्या प्रदान किया? अकालग्रस्त कृषकों को सोनघर श्रणर प्रदान किया। चलिए अब आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक होता है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। किसने? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया मोहम्मद बिन तुगलक, ये उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक ने। और साथ ही साथ दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद नगर की स्थापना भी की। और इसके अलावा दोस्तों फिरोज तुगलक ने शशगानी नामक सिक्का भी चलवाया। और इसके अलावा दोस्तों इसने यानी कि फिरोज तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया तथा एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की। अब इसके बाद आते हैं हमारे सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। और दोस्तों सैयद वंश ने रैयत-ए आला की उपाधि धारण की। ठीक है ना। मतलब कि खिज्र खां ने क्या की? रैयत-ए आला की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम रहने ही दिया। और मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से खुतना पढ़वाया। और साथ ही साथ दोस्तों मुबारक शाह ने तारीख़े मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण भी प्रदान किया। और अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक हुआ करता है। तो सैयद वंश के बाद आता है आपका लोधी वंश। दोस्तों बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की और बहलोल लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहूर वेल से संबंधित था और उसने बहलोली प्रकार से सिक्के चलवाए। और इसके अलावा दोस्तों बहलोल लोधी का मुख्य सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। अच्छा एग्जाम में आप लोगों से अगर ये पूछ ले कि बहलोल लोधी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में शामिल किया, तो दोस्तों 1484 में शामिल किया। कब? 1484 में शामिल किया। और इसके अलावा दोस्तों बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी जिसका शासन अवधि 1489 से लेकर 1517 तक हुआ करता है। तो बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा करता है और सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की। और ये एग्जाम पूछा जा चुका है और पीईटी में तो कंफर्म पूछा जाएगा क्योंकि ये यूपी स्पेशल के अंडर भी आया करता है कि आगरा की स्थापना किसने कराई? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने करवाई है। सिकंदर लोधी ने नाप के लिए एक पैमाना प्रारंभ किया और उस पैमाने को हम लोग गजे सिकंदरी भी बोला करते थे। और गजे सिकंदरी जो होता था वो 30 इंच का होता था। ठीक है ना। मतलब एक गजे सिकंदरी का मतलब है 30 इंच। और इसके अलावा सिकंदर लोधी ने स्वयं के आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। और दोस्तों वह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखा करता था। कौन? सिकंदर लोधी। इसके बाद सिकंदर लोधी की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी जिसका शासन अवधि 1517 से 1526 तक हुआ करता है। तो इब्राहिम लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा करता है और इसके सिंहासन पर बैठने के बाद ही 1517 से लेकर 1518 तक इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य घटोली का युद्ध हुआ करता है। और इस घटोली के युद्ध में दोस्तों लोधियों की हार हुआ करती है। उसके बाद अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ करता है। ठीक है ना। और पानीपत का ये पहला युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ करता है। ठीक है ना। पहला युद्ध हुआ करता है। और जब पानीपत का पहला युद्ध होता है अप्रैल 1526 में, तो इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है और इब्राहिम लोधी के बाद लोधी वंश का पतन हो गया।
ठीक है, और लोधियों के पतन से दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाया करता है। और बहलोल लोधी ने अमीरों को मनसद ए अली पुकारता था। क्या पुकारता था? मनसद ए अली पुकारा करता था। अब यहाँ पे सल्तनत काल के प्रशासन दिए हुए हैं, एक तरफ कार्य दिया गया है, दूसरी तरफ उस कार्य से संबंधित अधिकारी का नाम भी दिया गया है। तो जो दोस्तों सैन्य विभाग का अधिकारी हुआ करता था उसको हम लोग आरिज़े मुमलिक बोला करते थे। जो पत्राचार विभाग का अधिकारी होता था उसको हम लोग ईशा-ए मुमलिक बोलते थे, और महालेखाकार के अधिकारी को मुशरिफ-ए मुमलिक बोला करते थे। और साथ ही साथ बाजार मूल्य नियंत्रण बाट माप की जांच करने वाला जो अधिकारी होता था उसको शाहना-ए मंडी बोला करते थे। और इसके अलावा जो अधिकारी लोगों के आचरण की जांच किया करता था उस अधिकारी को हम लोग मुहतस्सिन कहते थे। क्या कहते थे? मुहतस्सिन बोला करते थे। और इसके अलावा दोस्तों न्याय विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको हम लोग काजी उल कुज़ात बोला करते थे। और इसके अलावा दोस्तों राजकीय आय को संग्रहित करना जिसका काम था उस अधिकारी को हम लोग खाजीन बोलते थे। और बाजार पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को हम लोग दीवाने रियासत बोला करते थे। और सुल्तान के अंगरक्षकों का जो प्रधान होता था उसको हम लोग सरे जानदार बोलते थे। और इसके अलावा जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था उसको बरीद-ए मुमलिक बोलते थे। और इसके अलावा दोस्तों धर्म संबंधी कार्यों का जो प्रमुख होता था उसको हम लोग सद्र उस सुदूर बोला करते थे। क्या? सद्र उस सुदूर बोला करते थे। और दोस्तों शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी को हम लोग कोतवाल बोला करते थे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे दिया हुआ सल्तनत काल के प्रमुख विभाग और उसका नाम दिया हुआ है। एक तरफ विभाग का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनको किस नाम से जानते थे उस विभाग को वो दिया हुआ है। तो दोस्तों जो विदेशी विभाग हुआ करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? दीवाने रिसालत बोला करते थे। क्या? दीवाने रिसालत बोलते थे। और जो पत्राचार विभाग हुआ करता था उसको हम लोग दीवाने इंशा बोलते थे। इसके अलावा राजस्व विभाग को हम लोग दीवाने मुस्त खराज बोलते थे। और दास विभाग यानी कि जो दासों को रखा करता था, दासों का लेखा जोखा रखता था, दास विभाग को हम लोग दीवाने बंदगान बोलते थे। और दान विभाग को हम लोग दीवाने खैरात के नाम से जानते थे। और वजीर का जो विभाग होता था उसको हम लोग दीवाने विजारत बोला करते थे। और जो सैन्य विभाग हुआ करता था सैन्य विभाग को हम लोग दीवाने आरिस के नाम से जानते थे। और पेंशन विभाग को दोस्तों हम लोग दीवाने इस्तिहाक के नाम से जानते थे। अब देखें अगर हम लोग सल्तनत कालीन कुछ आर्थिक शब्दावली को अगर देखें तो एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया हुआ है। तो एक शब्द है अबवाब। अबवाब शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है अतिरिक्त या गौण कर, मतलब कि जो घरई चरई कर टैक्स हुआ करता था उसको हम लोग अबवाब बोला करते थे। उसके बाद फवासिल दिया हुआ है। फवासिल का मतलब होता था अधिशेष। महसूल शब्द दिया हुआ, महसूल का अर्थ होता था भू राजस्व का अनुमान लगाना। इसके अलावा निर्ख-ए फरमानी शब्द का मतलब होता था राज्य द्वारा घोषित मूल्य। और वफा-ए फरमानी का मतलब होता था राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार। और हक-ए दीवानी का मतलब होता था राजकोषीय मांगे। और खिदमती शब्द का जो मतलब होता था वो है पराजित राजाओं द्वारा लिया गया राजस्व कर। और तरकात का मतलब होता था इक्वादारों से जब्त भूमि। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है आपका दिल्ली सल्तनत। अब इससे बाहर आपका यूपीएससी पीडी के परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ है उतना पूरा करवा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे हमारे पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिख भेजिए। और अगर आप चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पे या किसी अन्य सवाल को हम आपको एक्सप्लेन करें आपके सामने तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, हम आपकी डिमांड पे आपकी वीडियो बना देंगे। साथ ही अगर इस वीडियो को पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कैपिटल लेटर में JOIN लिख करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे मैसेज कर दिएगा तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको ना सिर्फ पीडीएफ बल्कि आपको एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसीज की डिटेल, बहुत सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही जगह प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो आप दोनों में से कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड लिख करके सर्च करिए, फॉलो कीजिए। वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली कुछ नया बेहतरीन सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिए IQ मेंटर लिख करके फॉलो कीजिए। वहां पे हमारे पोस्ट और रील्स के माध्यम से डेली कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।